हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का इवनिंग शिफ्ट का लास्ट ईयर का जो आपका मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर था उसको समझेंगे। इसमें हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपको ये पता लग जाएंगे। और हो सकता है जो मैंने दो पेपर करवाए हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आपके पेपर में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होना बहुत मामूली बात होती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से तैयार करके जाओ। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर आपके सारे करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से आपको देखना है। ठीक है, वन शॉट वीडियो बना रखी है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। और एमसीक्यू की ऑलरेडी बना रखी है, इसको देख लीजिए। ठीक है, ये दोनों ही वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देख लेना। और ये दो जो सैम्पल पेपर करा रहा हूँ, ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लो। सेक्शन ए की बात करते हैं, जिसमें हमारे होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिकंदर के समय तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही? तो कौन सी भाषा थी वो? ऑप्शन एक बार ध्यान से देखिए, सुमेरियन, आरामाइक, हिब्रू या अक्कदी। उसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अक्कदी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेकंड जो सोलिडस नामक सिक्का था, निम्न में से किस शासक के द्वारा इसको चलाया गया था? ठीक है, ये कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुरिलताई द्वारा तेमुजिन को किस उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया था? ठीक है, तो देखिए, ये जो तेमुजिन है ये चंगेज खान है। इसको क्या कहा गया था? ये जो कुर्तलाई क्या है, इनकी एक सभा होती थी, जो कि इनका जो कबीले होते थे इनकी सभा होती थी। ठीक है, तो इसमें इसको समुद्री खान कहा गया था, और मंगोलों का महानायक सार्वभौमिक शासक भी कहा गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समुद्री खान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चित्र को पहचानना है आपको, और फिर उसके हिसाब से जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको बताना है। तो एक बार ध्यान से इस चित्र को देखिए, तो ये कहाँ का चित्र है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सॉल्सबरी कथीड्रल है ये। ठीक है, कथीड्रल का मतलब क्या होता था? बड़ी चर्च। नेक्स्ट है कि खालिस्तान को भरना है आपको। मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था, जो डैश का बना हुआ था। किस चीज का बना हुआ था? ये कच्चा कच्चा मंदिर होता था। ठीक है, कच्ची ईंटों से बना होता था। अगला क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य के जो प्रथम सम्राट हैं ऑगस्टस, इनके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार आपको करना है और सही विकल्प को आपको चुनना है। ठीक है, तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें देखिए, उन्हें प्रिंसिपेट नामक राज्य की स्थापना उन्होंने करी थी 27 में। क्या ये सही है? 27 इससे पूर्व, ये बिल्कुल ठीक था। सेकंड है कि ऑगस्टस, ठीक है, ऑगस्टस एक छत्र शासक तथा सत्ता का वास्तविक स्रोत था। बिल्कुल सही है, दूसरा भी। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ऑगस्टस का शासनकाल जो है वो शांति के लिए याद किया जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, तीनों सही है। ठीक है, चौथा पढ़ते हैं। ऑगस्टस एक निरंकुश शासक था, ये नहीं था। अगर वो निरंकुश शासक होता तो उसके उसके शासनकाल को शांति के लिए कभी याद नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये गलत था, यानी पहला दूसरा तीसरा ठीक है। अब ऑप्शन में देखो कहाँ पे आपको पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है। आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा ये ब्लर है, लेकिन समझने की कोशिश करना। अभिकथन कह रहा है कि चंगेज खान के द्वारा भर्ती किए नागरिक प्रशासकों को कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था। जैसे चीनी सचिवों को ईरान तथा ईरानी सचिवों की चीन में स्थानांतरण, यानी जो ट्रांसफर होता था, जैसे चाइना में चाइना के जो सचिव होते थे उसको ईरान में ट्रांसफर कर देते थे, या ईरान वाले चाइना में हो जाते थे। उसी तरीके से चंगेज खान जो था वो भी भर्ती करता था और नागरिक प्रशासकों को ट्रांसफर कर देता था। ठीक है, और इसका कारण दे रखा है, इससे उन्होंने दूरस्थ स्थानों को संगठित करने में मदद भी उनको मिली। उनकी पृष्ठभूमि तथा प्रशिक्षण से वहां के स्थानबद्ध जीवन पर होने वाले खाना बदोशों की लूटमार की धार कम हो गई है। ठीक है, तो ये सेवंथ क्वेश्चन है। अब सेवंथ का जो सही आंसर क्या है, तो इसका देखो, इसका जो अभिकथन है वो भी ठीक है, और जो इसका कारण दे रखा है दोनों ही ठीक है। ठीक है, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में कौन सा आपको सही लग रहा है। देखो एक बार पढ़ते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल ठीक है। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 13वीं सदी के इन भिक्षुओं ने मठों में ना रहने का फैसला किया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते थे और लोगों को उपदेश देते थे, दान पर अपनी जीविका चलाते थे। तो इसमें किसकी बात चल रही है? तो इनको फ्रायर कहा जाता था। ठीक है, ये कौन होते थे? फ्रायर होते थे, भिक्षु होते थे। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के संदर्भ में दक्षिणी कछार को किस सूरवीर के द्वारा बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया गया था? यानी कि जो बेबीलोनिया है उसको 625 बीसी में असीरियाई शासन से
किसने आजाद करवाया था, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये था नेबोपोलासर। ठीक है, नेबोपोलासर, इसने आजाद करवाया था। अगला है कि रोमन साम्राज्य में व्याप्त दास प्रथा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो दास प्रथा है उसमें कौन सा कथन है हमारा जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है आपको। इसमें दासों को पूंजी के निवेश की नज़र से देखा जाता था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखा जाता था। दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक प्रथा थी, बिल्कुल ठीक है। जहाँ वे एक उच्च वर्ग उनकी तरफ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता था, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनसे सहानुभूति रख सकते थे। ठीक है, यानी पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कौन सा सत्य है, आपसे ये पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सत्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये मंगोल जनजाति की प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था। ये चंगेज खान की विधि संहिता भी कहलाती थी। किसको कहा जाता था, 11वां क्वेश्चन। अगर चैप्टर आपने पढ़ा है, अगर वीडियो देखी है, तो मैंने आपको समझाया था यास, और मैंने आपको बताया था यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। आपसे तो अभी एमसीक्यू पूछा हुआ है, लेकिन ये वैसे भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है कि किस मंगोल शासक ने सुनहरा गिरोह का गठन किया था और रूस के स्टेपी क्षेत्र पर उसने राज किया था। तो सुनहरा जो गिरोह है वो किसने बनाया था, जोची ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार ध्यान से। मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक विविधता है उसका आपको यहाँ पे मिलान करना है और इन ऑप्शन से मिलाना है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में एक गलती हो गई है कि यहाँ पे एक डी ऑप्शन भी था जो कि मैं यहाँ पे शायद कट गया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ले पाया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, इसमें समझा देता हूँ कि किसका क्या होगा। अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो मैंने इसको चैप्टर में बहुत डिटेल में बता रखा है। ठीक है, पूर्वोत्तर हिस्सा जो था यहाँ पे क्या था, पर्वत श्रृंखला वगैरह थी। तो ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी से मैच कर देंगे, पहले को बी से। ठीक है, दूसरे को देखते हैं, यानी जो उत्तर में क्या था, तो उत्तर में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऊंची भूमि थी जो कि घास के मैदान वगैरह होता था। ठीक है, तो दूसरे का ए हो जाएगा, यानी दूसरे का ए हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे को देखते हैं कि तीसरे का क्या होगा, पूर्व। पूर्व में क्या था, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो पूर्व का हिस्सा था, यहाँ पे दजला की सहायक नदियां होती थी जो कि ईरान की पहाड़ी में प्रदेश में परिवहन का अच्छा साधन थी। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। अब क्या बच गया, चौथा बच गया, तो चौथे में क्या हो जाएगा, चौथे का सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मैच करना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस स्थल में एम्फोरा के 5 करोड़ से ज्यादा अवशेष मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखो यहाँ पे आपसे पूछा भी हुआ है। ठीक है, तो इस जगह का नाम था मोंटी टेस्टे कियो। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान के आदर्शों के मुताबिक उसका जो पोता था उसने फ्रांस के शासक डैश को ये चेतावनी दी थी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति चंगेज खान है। ठीक है, 15वें क्वेश्चन का ये होगा। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोंके। ठीक है, मोंके ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामंतवाद पर प्रथम काम करने वाला विद्वानों में से एक है। सामंतवाद पे काम करने में वाले विद्वानों में पहले नंबर में जिसका नाम आता हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा मार्क ब्लॉक। मारी के राजा जो थे वो किस समुदाय से रिलेटेड थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा हुआ है। एमोराइट। ठीक है, एमोराइट समुदाय से थे। अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री तैयार करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जो पेपाइरस पौधा होता था वो डैश में उगाया जाता था। कहाँ पे उगाया जाता था, ये मैंने चैप्टर में कराया हुआ, नील नदी के किनारे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था। उसने परिवार जनों तथा अन्य सेनापतियों को आगाह किया था कि वो किसानों को ना लूटें क्योंकि इससे स्थायित्व व समृद्धि नहीं आती है। ठीक है, तो 19वें का ये किसने करा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम था गजन खान। और इसका सेम अगर आपने दूसरी शिफ्ट वाला पेपर देखा हो तो उसमें भी गजन खान से रिलेटेड पूरा का पूरा एक पैसेज आ रखा था। ठीक है, अगर आपने दूसरा पेपर नहीं देखा, मैंने अभी अभी बनाया है, तो उसको भी जरूर देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना जो है वह है वारकासीस। मेसोपोटामिया के किस नगर में ये बनाया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आता है ये, तो ये उरुक से रिलेटेड है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। बर्बर शब्द की उत्पत्ति जो है वो मूलतः कौन सी भाषा से हुई है, किस भाषा में ये होता है, तो ये यूनानी जो लैंग्वेज थी उसमें से था। ठीक है, तो का ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में है मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहें परंतु वहां पर खनिज संसाधनों का अभाव था। आपको उसका उदाहरण देके बताना है, यानी कि मेसोपोटामिया के जो खाद्य संसाधन थे कितने भी बेहतरीन क्यों ना हो लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ कमी थी, वो कमी बतानी है। तो देखिए,
दक्षिण में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो हिस्सा था वहां पे औजार, मोहरे, आभूषण ये बनाने के लिए पत्थरों की बहुत कमी थी, ठीक है, पत्थर वहां पे नहीं था। फिर इराकी लकड़ी और जो पॉपुलर के जो पेड़ होते थे उसकी लकड़ी जो थी वो कोई खास अच्छी नहीं होती थी, ज्यादा मजबूत भी नहीं थी, ज्यादा अच्छी भी नहीं थी। फिर धातुओं का भी यहाँ पे अभाव था, इन लोगों के पास धातु नहीं थी। लकड़ी हो गया, तांबा हो गया, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, ये सब बाहर से मंगाते थे, जैसे तुर्की से मंगा लिया, ईरान से मंगा लिया, या जो खाड़ी पार के जो देश थे उनसे मंगवाना पड़ता था, यानी इनके पास संसाधनों का अभाव था। अब इसी के ऑप्शन में था ये क्वेश्चन की, एक बार देखते हैं, ऑप्शन में ही था, यस, ऑप्शन में क्वेश्चन था कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्योत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। तो बिल्कुल ठीक है, देखो प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन का जो उच्च स्तर है वो शुरू में शहरीकरण का कारण बना था, क्योंकि प्राकृतिक उर्वरता जो है वो कृषि के लिए अच्छा माना जाता है, जहाँ पे उर्वरक होगी यानी जहाँ की भूमि उपजाऊ होगी वहां पे कृषि अच्छी हो पाएगी, जहाँ कृषि अच्छी होगी तो लोग वहां पे बसेंगे, ठीक है। तो कृषि से मानव जीवन में कहीं ना कहीं स्थायित्व आया। पहले क्या था, आदमी भटकता था, कभी यहाँ रह रहा है, कभी गुफाओं में रह रहा है, कभी कहीं रह रहा है, लेकिन जब से उसने खेती करनी शुरू करी तो उसको परमानेंट एक जगह पे बस के रहना पड़ा। अब उसकी मजबूरी हो गई, जैसे मान लो उसने खेत में खेती कर दी है, अब वो खेती को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता, अब उसको उसके आसपास ही रहना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए उनके जीवन में कहीं ना कहीं स्थायित्व आया, ठीक है। फिर पहले छोटे ग्रामीण समुदाय, फिर कस्बे, फिर शहर बने, यानी पहले छोटे छोटे गांव बने, गांव से धीरे धीरे कस्बे बने, वहां पे मंडियां आने लगी, ठीक है, मंडियां स्थापित हुई, बाजार बने, फिर वो वही बाजार और बड़े हुए तो फिर धीरे धीरे वो नगर बन गया। तो घास भूमियों पर पशुपालन भी संभव हो पाया। उत्पादन जो था वो अधिक होने पर, जब बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगा, खूब खेती होने लगी, तो फिर उसको बेचने के लिए भाई बाजार भी तो चाहिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वस्तु जो विनिमय होता है वो सिस्टम शुरू हुआ, व्यापार और शहरीकरण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवेचना करनी है कि किस प्रकार चंगेज खान ने उसके द्वारा जो प्रारंभ की गई हरकारा पद्धति थी वो बहुत, ठीक है, अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक थी, यानी उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इतनी फुर्तीली पद्धति थी। यानी कि मान लीजिए ये पूरा एरिया है चंगेज खान का, वो इस कोने से लेके इस कोने तक, ठीक है, आसानी से किसी भी सूचना को बहुत ही कम समय में पहुंचा देता था इस पद्धति से। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता था कि दूर स्थित स्थानों में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आसानी से संभव हो पाया है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता था, हर एक निश्चित डिस्टेंस पे चौकियां बना रखी थी, चौकी बनी होती थी, वहां पे घोड़े होते थे, घुड़सवार होते थे, संदेश वाहक होते थे, जो कि बिल्कुल तैयार रहते थे मैसेज देने के लिए। जैसे मान लो एक घोड़े पे मैसेज लेके गया एक चौकी में, फिर वो दूसरी चौकी में गया, वहां पे दूसरा घुड़सवार है, वो संदेश ले लेगा आगे जाएगा, फिर तीसरी चौकी में, ऐसे करके आसानी से संदेश जो था वो पहुंच जाता था, ठीक है। दूर दूर के स्थान होने पर भी क्या होता था, जो दूर के स्थान में कोई घटना हो रही है उसमें आसानी से निगरानी हो जाती थी, क्योंकि ये कम्युनिकेशन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अगला क्वेश्चन है कि कई रूपों तथा स्तरों पर दिखने वाली रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता बतानी है। देखो घुमा फिरा के पूछते हैं, सीधा सीधा आपसे पूछा है कि जो रोमन साम्राज्य था उसका जो कल्चर था, जो सांस्कृतिक विविधता थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए रोमन साम्राज्य जो है ना, इसमें सांस्कृतिक विविधता कई लेवल पे थी। जैसे कि आप देखो कि इनका जो धार्मिक संप्रदाय है, जो स्थानीय जो देवी देवता हैं, उसमें विविधता है, यानी कि पूरा रोमन साम्राज्य है, हो सकता है यहाँ पे किसी और देवी देवता की पूजा होती हो, यहाँ पे किसी और को माना जाता हो, यहाँ पे किसी और को माना जाता हो, इस तरीके से था। लैंग्वेज अलग थी, इस जगह पे दूसरी भाषा है, थोड़ी दूर जाओगे दूसरी भाषा है, फिर अलग जाओगे तो अलग भाषा है। वेशभूषा और भोजन में भी विविधता थी। सामाजिक संगठन तथा बस्तियों के कई रूप यहाँ पे थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। स्पष्ट कीजिए कि चंगेज खान के द्वारा नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व किसे और किस आधार पर सौंपा गया। तो देखिए चंगेज खान ने जो नए नए क्षेत्र जीते थे, तो वहां पे शासन करने के लिए उसने अपने जो उसके बेटे वगैरह थे उनको जिम्मेदारी दे दी थी, ठीक है। और इसको उलूस कहा जाता था, यानी एक ऐसा क्षेत्र जो जीता गया हो उसको उलूस कहा जाता था। इसका कोई निश्चित भूभाग नहीं होता था। निश्चित भूभाग क्यों नहीं होता था, मान लो आज इतना क्षेत्र जीत लिया, कल को फिर हो सकता है इतना क्षेत्र जीत लें, हो सकता है और बड़ा क्षेत्र जीत लें, ये क्षेत्र बढ़ता जाएगा, तो इसलिए इसका कोई फिक्स भूभाग नहीं होता था, ठीक है। तो उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था जोची, उस जोची को रूस का जो स्टेपी प्रदेश था वो दे दिया गया था शासन के लिए। दूसरा बेटा था चगताई, उसको तुरान का जो स्टेपी क्षेत्र था वो दे दिया गया था। तीसरा पुत्र था ओगोदेई, उसको उत्तराधिकारी बनाने की बात की गई थी, महान खान की उपाधि दी गई थी, ठीक है। उसने अपनी राजधानी बनाई थी काराकोरम को। चौथा पुत्र था तोलोई, उसने क्या करा था, मंगोलिया वगैरह वहां जो का जो क्षेत्र था उस पर शासन किया।
अगला क्वेश्चन है कि चर्चा आपको करनी है कि 2600 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया के लेखन जो था वो कीलाकार वर्ण युक्त सुमेरियन भाषा के लेखन का प्रयोग किन किन उद्देश्यों से किया जाता था। तो ये तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो लिखा जाता था वो कीलाकार तरीके से लिखा जाता था, ठीक है। तो उसको आगे समझते हैं। तो उस समय क्या था, जब इन लोगों को महसूस हुआ कि लेन देन जो व्यापार है, लेन देन है, उसको परमानेंट स्थायी रूप से उसका हिसाब किताब रखना है, तब उन्होंने क्या करा, ठीक है, उन्होंने इस चीज को अपनाया। फिर इन्होंने डिक्शनरी बनाने के लिए काम किया, यानी शब्दकोश बनाने का काम था, उसमें भी लेखन की जरूरत होती थी। मान लो कोई भूमि है, उसको बेचा गया है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया, तो उसमें भी लेखन की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। राजाओं ने अपना कोई काम करवाया है, कोई विजय हासिल करी है, तो उसका भी वर्णन करने के लिए लेखन की जरूरत पड़ती थी। कोई कानून में कोई परिवर्तन हुआ है, तो उसके लिए भी लेखन की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको। फ्रांस के सर्फ और रोम के दास, इनके जीवन की दशा की तुलना करनी है, ठीक है। तो देखिए, रोम के जो दास थे, ये बहुत मतलब ऐसी स्थिति थी, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे दास बना रखा था लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे दासता की जड़ें जो थी बहुत गहरी थी, यहाँ पे गुलामी लोगों को करनी पड़ती थी। इनका जीवन बहुत कठोर था दासों का, कई घंटों तक इनसे काम करवाया जाता था, बेड़ियों में जकड़ कर इनको रखा जाता था, इनको दागा जाता था, यानी इनके शरीर पे गर्म चीज से निशान मारे जाते थे। दास प्रजनन की प्रथा थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लोग बच्चे पैदा करें, उनको भी दास बनाया जाए। स्वतंत्र दास होते थे यहाँ पे, और गुलाम भी होते थे, लेकिन स्वतंत्र दास की स्थिति जो थी वो बाकी दासों से थोड़ी बेहतर होती थी, ठीक है। तो ये तो हो गया रोम के दास। अब फ्रांस के सर्फ, ये सर्फ है, ठीक है, फ्रांस के जो सर्फ है इनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक वैसलेस प्रथा होती थी, ये उस प्रथा से बंधे हुए थे। कृषि दास वगैरह होते थे, ठीक है। कृषि दास जो है ये ज्यादातर क्या करते थे, जो लॉर्ड होता है, लॉर्ड की जो जमीनें होती थी उस पे खेती का काम करते थे, और बेगार भी ली जाती थी, ठीक है। इनको कुछ कुछ जगह पे थोड़े पैसे मिल जाते थे। लॉर्ड उनके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लिया करता था, जैसे उनकी शादी कब होगी, किससे होगी, ठीक है। केवल लॉर्ड की भूमि मेनर पे ही इनको काम करना होता था। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण सहित उन कारकों की समीक्षा आपको करनी है जो कि 14वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप के धीमे पड़ रहे आर्थिक विस्तार के लिए उत्तरदायी थे, यानी जिम्मेदार थे। तो देखते हैं भाई वहां पे क्या हुआ था, मौसम में, ऋतु में क्या परिवर्तन हुआ था, उससे क्या क्या हुआ उसको समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो तेज ग्रीष्म ऋतु थी, इसका स्थान पे अब ठंडी जो तीव्र ठंडी ऋतु थी ये आ गई थी। तो इसके कारण क्या हुआ, पैदावार के मौसम छोटे हो गए, यानी अब ज्यादा खेती नहीं हो पा रही थी। तूफान और जो बाढ़ थी वो भी बढ़ जा रही थी, ठीक है, बाढ़ आ जाती थी, कभी तूफान आ जाता था। चारागाहों की कमी होने लगी थी, जिसके कारण पशुओं की संख्या कम हो गई। अकाल पड़ने लगा था। ऑस्ट्रिया और सर्बिया में चांदी की खानों से उत्पादन में कमी के कारण व्यापार भी प्रभावित हो गया था, ठीक है। प्लेग जैसी महामारी फैल गई थी, जिससे कि बहुत सारे लोग मरने लगे थे। तो ये सब हो रहा था। तो ये तो था सेक्शन बी। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर वाले, ठीक है। और हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलती है, जैसे ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला कर दो, नीचे वाला नहीं आता तो ऊपर वाला कर दो, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत मारी नगर जो है, यहाँ पे अच्छा पशुचारण क्षेत्र था। इसके अलावा यहाँ पे व्यापार भी था, समृद्धि भी थी, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, जो मारी नगर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पशुचारक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। एक व्यापारिक नगर भी ये रहा है। 2000 ईसा पूर्व के बाद शाही जो नगर है, शाही राजधानी के रूप में भी इसको जाना जाता था। यहाँ पे किसान लोग भी रहते थे और पशुचारक भी रहा करते थे। पशुओं के उत्पादों के बदले औजार हो गया, धातु हो गई, अनाज हो गई, ये सारी चीजें यहाँ मिल जाती थी, ठीक है। यहाँ के राजा जो थे एमोराइट समुदाय के होते थे, जो थोड़े डिफरेंट कपड़े पहना करते थे, ठीक है, अलग तरीके से उनका जीवन था। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हो। समृद्ध शहरी केंद्र का उदाहरण है, यानी ये नगरीय क्षेत्र था, ठीक है। दक्षिण नगरों को जाने वाला जो सामान था वो पोत में भरकर मारी में रुका करता था, और 10% का टैक्स मिल जाया करता था। यहाँ पे एक पट्टिका मिली है जो अलासिया से आने वाले तांबे के बारे में बताती है कि अलासिया से यहाँ पे तांबा आता था, ठीक है। नदी के मार्ग से तुर्की, सीरिया, लेबनान भी जाया करता था यहाँ पे सामान जो था। तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते थे। ऑप्शन में था कि 1930 के दशक में मेसोपोटामिया का जो उर है, ये जो नगर है, यहाँ पे अच्छे तरीके से की गई खुदाई के बाद यहाँ के जो नगर विन्यास है तथा सामाजिक संरचना है, इसके बारे में आपको बताना है। तो उर नगर के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो 1930 के दशक में सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे खुदाई कराई गई थी। तो यहाँ पे क्या मिला, टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी, पतली पतली गलियां होती थी।
पहिए वाली गाड़ियां जो थी वो घरों तक नहीं जा पाती थी, क्योंकि गलियां जो थी बहुत पतली थी, घुमावदार थी, इस तरीके से गलियां होती थी, बिल्कुल घूमी हुई पतली सी, तो गाड़ियां वगैरह नहीं घूम पाती थी यहाँ पे। नगर नियोजन की पद्धति यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत बेकार सिस्टम था। उचित जल निकासी की व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं थी। नालियां जो थे घरों के भीतर आंगन वगैरह में भी हुआ करती थी, ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं। फिर जो बारिश का पानी होता था वो घर में जो हौज बना होता था उसमें इकट्ठा होता था। लोगों के द्वारा जो कूड़ा करकट होता था गली में ही फेंक देते थे ये लोग। घरों की दहलीज जो थी उसका ऊंचा ऊंचा होता था, क्यों? क्योंकि अगर घर का दहलीज ऊंची नहीं होगी, रोड में कूड़ा फेंक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंदर की तरफ आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए होता था। घरों में प्राइवेसी होती थी, क्योंकि खिड़की वगैरह नहीं रखते थे नीचे। ये शकुन अपशकुन अंधविश्वास पे भी विश्वास करते थे। जो लाश होती थी, सब होती थी, उसको दफनाया घरों में ही दफना देते थे, ठीक है, तो ये कुछ सबूत यहाँ पे मिले हैं। एकल परिवार को यहाँ पे अच्छा माना जाता था। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन इतने सारे पॉइंट लिखने नहीं है, ठीक है, कोई 8 पॉइंट लिख के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच में रोमन साम्राज्य में होने वाला जो सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक परिवर्तन था उसके बारे में बताना। आप देखो, सांस्कृतिक परिवर्तन भी पूछे हैं, धार्मिक परिवर्तन भी पूछा है, आर्थिक परिवर्तन भी पूछा है। सांस्कृतिक परिवर्तन में आप बता सकते थे कि ईसाई धर्म को राजधर्म बना लिया था, ठीक है, लोग चर्च की तरफ, लोगों का रुझान बढ़ रहा था, पहनावा रहन सहन बदल रहा था, ये सब इनके कल्चर में बदलाव है। धार्मिक परिवर्तन में देखोगे तो बहुदेववादी संस्कृति, जुपिटर, जूनो, मिनर्वा जैसे देवी देवताओं की पूजा, हजारों मंदिर, मठ और देवालय वगैरह होते थे। ईसाईकरण की प्रक्रिया का जटिल रूप देखने को मिलेगा। आर्थिक परिवर्तन की बात करें तो मौद्रिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। दिनारियस के स्थान पे 4.5 ग्राम का शुद्ध सोने का सिक्का सॉलिडस चलाया गया, ठीक है। फिर दूसरी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया का निर्माण किया गया। उद्योग धंधे और व्यापार में भी काफी मात्रा में पूंजी लगाई गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य की एक विशेष उपलब्धि यह रही है कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफी विस्तार हुआ, यानी कि जो रोमन साम्राज्य था वो लगातार बढ़ता गया था, उसका जो डायरेक्ट शासन था वो बढ़ता गया था, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्यों में मिलाया। जो जो क्षेत्र इन पे आश्रित होते थे, ठीक है, जिनको ये जीत लिया करते थे, तो उसको प्रांतीय राज्यों से मिलाया। फरात नदी का जो पश्चिम का क्षेत्र था उसको हड़पना शुरू कर दिया इन्होंने। राज्य जो थे वो समृद्ध थे, और हेराल्ड के राज्य से प्रतिवर्ष इनको 54 लाख दिनारियस की आमदनी होती थी, यानी इनकी कमाई भी बहुत अच्छी होती थी। रोम स्कॉटलैंड से अर्मीनिया और सहारा से फरात तक इनका क्षेत्र जो था वो फैलता जा रहा था, ठीक है, शासन। भूमध्य सागर के तट पर जो स्थित था सिकंदरिया या एंटियोक है, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में हो रहे थे। फिर स्थानीय जो उच्च वर्ग है उसके द्वारा क्या किया जाता था, टैक्स वसूलने में मदद मिल रही थी, ठीक है, टैक्स वसूला जाता था उच्च वर्ग के द्वारा। सेनेटरों का प्रभाव जो था इसमें थोड़ी कमी आपको इस समय में देखने को मिलेगी। नया प्रशासकीय वर्ग जो था उसका भी उदय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामंतवादी समाज में सामाजिक आर्थिक प्रबंधों को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक आर्थिक संबंधों को। पर्यावरण, पर्यावरण एक कारण था, क्योंकि वन जो थे वो बहुत ज्यादा थे, कृषि के योग्य भूमि कम थी। अब जंगल ज्यादा है तो खेती के लिए भूमि क्या है, कम है। लंबी और प्रचंड सर्दी होती थी यहाँ पे, ठीक है, और फसलों का काल जो था वो छोटा था, और कृषि उपज भी जो थी वो कमी होती थी, क्योंकि जब फसल का काल ही छोटा है तो ज्यादातर यहाँ पे फसल नहीं हो पाएगी ज्यादा। फिर 11वीं सदी में क्या हुआ, गर्माहट के कारण कृषि अवधि जो थी वो बढ़ गई। अब जब कृषि का समय बढ़ेगा तो उपज भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी कारण भूमि का उपयोग भी बदला। शुरू शुरू में क्या था, बैलों की जोड़ी तथा, टाइपिंग की मिस्टेक है, तथा लकड़ी का हल ये इस्तेमाल किया जाता था। कृषि के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। फसल चक्र के प्रभावहीन तरीके थे, ज्यादा सही तरीके से उसका यूज नहीं हो पा रहा था। दीर्घकालीन कुपोषण और विनाशकारी अकाल वगैरह आते थे। गरीबों के लिए बहुत जीवन बहुत मुश्किल हो रहा था। जो किसान लोग होते थे जबरन लॉर्ड की भूमि पे उनको काम करना पड़ता था, ठीक है। खुलकर विरोध ना करने की स्थिति में बहुत मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा हो रहा था। तो ये कुछ चीजें थी। फिर बाद में इन्होंने क्या करा, नई टेक्नोलॉजी अपनाई। लकड़ी के हल को छोड़ा, लोहे की फाल वाला हल इस्तेमाल करा। सांचेदार पटरे का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब गले में पहले बांधते थे जुआ, अब वो जो हल है वो बैल के कंधे पे बांधा जाने लगा। अब कंधे पे बांध रहे हैं तो बैल भी ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर पा रहे हैं, ठीक है। जल शक्ति और वायु शक्ति का प्रयोग किया जाता था। 2 फसलों के स्थान पर 3 फसलों का
प्रावधान होता था, ठीक है। भूमि से होने वाला उत्पादन जो था वो तेजी से बढ़ रहा था। अगला क्वेश्चन है कि 9वीं से 16वीं सदी के बीच में यूरोप में आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद जो था एक तरह से कृषि उत्पादन की ओर इशारा करता है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या था, फ्रांस में एक वैसलेज प्रथा थी, ठीक है। तो ये जो वैसलेज प्रथा है इसको समझिए। तो इसमें क्या होता था, सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग जो था इसकी भूमिका जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि भूमि जो है, जमीन जो है, लैंड जो है, उस पे इनका कठोर नियंत्रण होता था, ठीक है। वैसलेज प्रथा जो थी ये जर्मन मूल के लोगों में थी, जिनमें फ्रैंक लोग भी आ जाते थे, ठीक है। इनमें भी समान रूप से ये विद्यमान थी, यानी कि फ्रांस के जो फ्रैंक थे इनमें भी ये थी, जर्मन जो मूल के लोग थे इनमें भी ये आपको देखने को मिलेगी। बड़े भूस्वामी जो थे वो राजा के अधीन तथा राजा को स्वामी माना करते थे। कृषि कृषक जो है वो भूस्वामी के अधीन होते थे, क्योंकि जो भूस्वामी है, जो लैंड जिसके पास बहुत जाता है, किसान उसके अधीन हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो भूस्वामी है राजा के अधीन होता था। सेन्योर, जिसको रोटी देने वाला कहा जाता है, ठीक है, ये दास की रक्षा करता था। बदले में वो अपने सेन्योर के प्रति वफादार रहेंगे और निष्ठावान बना रहेगा। रीति रिवाज जो हो गया या शपथ जो है ये ली जाती थी, बाइबल की शपथ ली जाती थी। दास जो होता है उनको भूमि के प्रतीक के रूप में एक पत्र दे दिया जाता था, या मान लो कोई मिट्टी का डला वगैरह दे दिया जाता था। लॉर्ड का घर जो था वो मेनर कहलाता था। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। कृषक जो होते थे वो इसके काम करने के लिए मजबूर होते थे, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई है, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते थे, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन डी, इसमें आता है पैसेज। पैसेज को देखिए। नाइट किस प्रकार के लोगों का वर्ग था, ये सैनिक होते थे, ठीक है, योद्धा होते थे। फिर लॉर्ड जो था वो नाइट को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी, लॉर्ड जो था, लॉर्ड के द्वारा जो नाइट को भूमि मिलती थी उसको फीफ कहा जाता था, ठीक है। एक नाइट अपने लॉर्ड से किस प्रकार से संबंध रखता था, तो जैसा देखो लॉर्ड जो था, जैसा राजा का संबंध लॉर्ड से है, ऐसे ही लॉर्ड का संबंध जो था वो नाइट के साथ होता था, ठीक है। और फीफ के बदले में नाइट जो था वो लॉर्ड को सुरक्षा का वचन देता था, कि कहता था कि तुमने मुझे भूमि दी है तो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, ठीक है। अगला देखो ये पैसेज है चंगेज खान वाला, तो इसमें देखते हैं चंगेज खान का जो बचपन का नाम था वो क्या था, तैमुजिन। चंगेज खान के द्वारा लोगों को मौत के घाट क्यों उतारा गया, चंगेज खान का प्रभुत्व स्वीकार ना करने के कारण। फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी जो है इसने मर्व में मृतकों की संख्या का अनुमान लगाया है। तो जुवैनी बताता है कि मर्व जो क्षेत्र था यहाँ पे 13 लाख लोगों का कत्ल हुआ था, ठीक है। 13 दिन तक 1 लाख शव जो थे वो प्रतिदिन गिने गए, मतलब इतना सोचो, एक दिन में 1 लाख लाशें गिनी गई थी, 13 दिन तक गिने गए 13 लाख, इतने लोगों को मारा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये जो स्रोत है इसके लेखक का नाम क्या है, तो ये डॉक्टर गैलन, ठीक है। अगर आप इसे देखोगे तो डॉक्टर गैलन ने लिखा है, यहाँ पे क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बीमारियां क्यों हो रही थी, क्योंकि वहां पे कुपोषण फैल रहा था, खाने पीने की चीजों की कमी थी, अकाल हो रहा था, ठीक है। फिर ग्रामीण लोग क्या खाकर अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे, तो ये ऐसा खाना खा रहे थे जो अस्वास्थ्यकर था, ठीक है, जो कि मतलब अच्छा नहीं था, हेल्दी नहीं था। पेड़ों की टहनियाँ हो गई, छाल हो गई, जड़ें हो गई, झाड़ियाँ हो गई, पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह खा के इस तरीके से जी रहे थे बेचारे। अब बात करते हैं मैप वाले की। तो इसमें मंगोल साम्राज्य के एक मानचित्र दिया हुआ है, इसमें आपको पहचानना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे पॉइंट कर रखा था, जैसे ये पॉइंट था तो आप बता दोगे यहाँ पे बगदाद हो गया, निशापुर हो गया, मर्व हो गया, मॉस्को हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे क्षेत्र बता रखे थे, आपको ये बताने थे। फिर सामंतवाद के संदर्भ में आपको ए और बी करके 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी। ए कौन सा है, ए है पेरिस, ठीक है, ए आप बताओगे पेरिस। और बी जो है, सॉरी ए है सर्डिनिया, सॉरी ए है सर्डिनिया, बी जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फ्रांस यानी पेरिस। तो आप ऐसे बता सकते हो। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी बताया है, लेकिन टाइम कम था इसलिए। बाकी आप डिटेल में चैप्टर की वीडियो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को डिटेल में देखो, एमसीक्यू को डिटेल में देखो। यहाँ पे बस आपको पेपर का लेवल देखना है, पेपर का पैटर्न समझना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।